तो हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि डायलिसिस क्या चीज़ होती है। डायलिसिस के बारे में आप बहुत सुने होंगे कि डायलिसिस हो रही है, किसी का गुर्दा खराब हो गया, रीनल डिजीज है किसी को, है ना। तो आप सुने होंगे अक्सर करके कि उसकी डायलिसिस हो रही है। तो डायलिसिस का मतलब एक हम कह सकते हैं कि जो डायलिसिस यूनिट होती है, मशीन होती है, वो क्या है, वो एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। आर्टिफिशियल किडनी की तरह वो ब्लड को फिल्टर करती है। जो काम किडनी से होना चाहिए वो चूँकि किडनी ख़राब है इसलिए नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम लोग मशीन के थ्रू करते हैं। और उस मशीन को हम लोग डायलिसिंग यूनिट या हेमोडायलिसिस या डायलिसिस मशीन कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं किस वजह से किडनी ख़राब हो सकती है। इन्फेक्शन है, इंजरी है, या किसी कारण से किडनी में ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है। जब फ्लो नहीं होगा तो आप देख चुके हैं किडनी के स्ट्रक्चर में कि जब ब्लड फ्लो होगा ग्लोमेरुलस के थ्रू तभी फिल्ट्रेशन होगा। और अगर ब्लड ही नहीं फ्लो होगा, जब उसमें कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन, मान लीजिए ब्लड फ्लो हो भी रहा है लेकिन फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रेशर बहुत कम है। जब प्रेशर होगा तभी फिल्ट्रेशन होगा ग्लोमेरुलस से। आपने देखा था वोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है और वहाँ पे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। ग्लोमेरुलस बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज से बना है, तो उसमें जब प्रेशर मेंटेन रहेगा तभी जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन हो पाएगा। फिर हमने आगे भी बताया था उसका स्ट्रक्चर कि किस तरह से उसमें पार्ट होते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि इस काम को जब किडनी नहीं कर पाती तो फिर एक यूनिट होती है, आर्टिफिशियल यूनिट, मशीन कह लें उसको हम, चाहे कुछ कर लें, वो ये काम करती है। तो उसमें होता क्या है, काम क्या है उसका, एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन बॉडी जब होने लगती है ज़्यादा, तो क्या होगा, मान लीजिए जो ब्लड यूरिया है अगर वो ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, आदमी की डेथ हो सकती है, क्योंकि वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, टॉक्सिक होता है काफ़ी, है ना। तो उसको निकालना ज़रूरी है। तो किडनी फेलियर होती है तो फिर क्या करते हैं कि एक ऐसी मशीन, ऐसी यूनिट जो बिल्कुल किडनी के तरह ही उसका फंक्शन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे आपने देखा था किडनी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप तो हम लोग एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। ये आप देख रहे हैं एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये वोमेन कैप्सूल है। इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है जो रेड से आप देख रहे हैं। तो ये पूरा आपका वोमेन कैप्सूल हो गया। इसके बाद जो आगे का पोर्शन है वो क्या है, पीसीटी। पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स। फिर ये हेनले लूप है। फिर ये डीसीटी है, डीसीटी माने डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये पूरी ऐसे जो लंबी दिखाई दे रही है। ये जो है एक पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और दूसरी चीज़ इसमें ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग मतलब जो नीचे की तरफ जा रही है, असेंडिंग का मतलब जो ऊपर की जा रही है। तो ये एक नेफ्रॉन का नॉर्मल एक नेफ्रॉन, ऐसे ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर, लाखों की संख्या में होते हैं। तो इससे मिल करके ये छोटे एक यूनिट है। तो ऐसे कई सारे यूनिट से मिल करके पूरी किडनी हमारी बनी होती है, ठीक है। और यहीं पे आप देखते हैं कि ये फिल्ट्रेशन का काम होता है। इधर से इसमें ब्लड आता है, यहाँ पे फिल्ट्रेट आउट होता है, फिल्ट्रेट आउट हो करके फिर जो है कि ये आगे को चला जाता है इस तरह से। इसके अलावा इसमें हमने बताया था कि बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको रीअब्जॉर्ब करके वापस से रीनल वेन के फॉर्म में निकल जाती हैं। तो ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसी की तरह की ये यूनिट, ये जो ट्यूब से दिख रहे हैं वो जैसे ये है, बहुत सारी लाखों की संख्या में होती है, एक किडनी के अंदर लाखों की संख्या में होती है। उसी तरह उसी का एक तरह से कह सकते हैं, उसी टाइप का जो फंक्शन है वो ये जो यहाँ पतली पतली ट्यूब है, ये क्या है, ये ट्यूब जो होती है ना, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या लाइनिंग कर लें। तो इससे अब इसका फंक्शन क्या है हम बताते हैं। तो ये छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं बहुत सारी, जिसमें जितना दिख रहा है इससे भी ज़्यादा होती हैं। तो उससे क्या होगा कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बनी होती हैं। जैसे आप आरओ मशीन घर में देखे होंगे, वो भी किस चीज़ में, उसमें आप सुने होंगे कि मेम्ब्रेन होती है। तो कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बनी होती हैं, है ना। और एक टैंक है, ये पूरा एक टैंक है जिसमें कि वो फ्लूइड रखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है। डायलाइजिंग फ्लूइड होता है इस टैंक, ये पूरा टैंक है जो येलो से आप देख रहे हैं, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें प्रोसेस, इस फ्लूइड जो ये टैंक है इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और जो हमारा ब्लड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर
सेम होता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है आप समझ गए होंगे, जब कोई सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होता है उसके हिसाब से ऑस्मोसिस होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को किसी भी फ्रेश सॉल्यूशन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर दें तो क्या होगा, जो गाढ़ा वाला सॉल्यूशन है उसके अंदर, जैसे कि पानी, जैसे कि एक सॉल्यूशन आप ले लीजिए इस तरह से, यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें जो है ये नमक का घोल है इसमें, है ना। एक हम यहाँ डायग्राम बना देते हैं, मान लीजिए एक आपका ये 2 सॉल्यूशन है ना, एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर है, इसमें प्योर वाटर है और इसमें क्या है, NaCl का घोल है, नमक का घोल है, ठीक है, पानी में घुला हुआ। तो जब हम इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर देंगे तो क्या होगा, वाटर इधर से इधर को मूव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये गाढ़ा है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम किसी किशमिश को अगर पानी में डाल दें तो धीरे धीरे वो फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि वाटर का मूवमेंट ऐसे होता है। तो ये होता क्यों है, ये एक सॉल्यूशन है जो गाढ़ा सॉल्यूशन है कंसनट्रेटेड, तो इसमें सॉल्यूट की वजह से जो चीज़ घुली है उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और ये इसी की वजह से ये वाटर इसके अंदर मूव करता है। तो अब यहाँ पर भी वही चक्कर है, ये जो आपका यूनिट है इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें तो वैसी ही हैं जैसी ब्लड के अंदर है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट उसके अंदर नहीं होता है, प्योर होता है। मतलब बाकी सारे जितने ब्लड के कंटेंट हैं, ग्लोबिन वगैरह वो सब रहेंगे, है ना, प्रोटीन्स वगैरह जितनी है उसके अंदर, और जो साल्ट्स वगैरह जितने होते हैं वो सब वैसे ही रहेंगे। बस नहीं क्या रहेगा उसमें, जो यूरिया, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट है वो उसके अंदर मौजूद नहीं होता। ब्लड किसमें, इस डायलिसिंग फ्लूइड में जो इस चेम्बर के अंदर है। ये जो ब्लड आ रहा है इसमें तो है ही, ठीक है। तो फिर होगा क्या, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, तो डिफ्यूजन के थ्रू इस ब्लड वेसल्स, ब्लड जो आ रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में या इस ट्यूब्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा, जो ब्लड इधर से आ रहा है वो इस ट्यूब के अंदर फ्लो करेगा। तो जब फ्लो करेगा तो जो बाहर की डायलाइजिंग फ्लूइड है और जो ब्लड के अंदर फ्लूइड है, दोनों में सारी चीज़ें तो सेम है, मगर एक चीज़ का अंतर है। वो क्या चीज़ का अंतर है? ब्लड जो इधर से आ रहा है इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ब्लड यूरिया वगैरह ये सब हैं, कीटोन्स वगैरह, लेकिन जो इस फ्लूइड है जो यहाँ पे उसमें वो चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ इसमें से सिर्फ बाहर छन करके चली जाएगी, है ना, फिल्टर हो करके, बाकी चीज़ें नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगे? कि जो चीज़ इसके अंदर है वही चीज़ ब्लड के अंदर है, तो दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर है तो मूवमेंट होगा ही नहीं, ठीक। ये चीज़ है इसमें। तो सिर्फ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वही इस फ्लूइड में आ जाएगा। बाद में इस फ्लूइड को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना, यूज डायल्यूजिंग सॉल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस साल्ट्स। एक्सेस साल्ट, ब्लड में जो एक्सेस साल्ट है वो निकल जाएगा और साथ में जो यूरिया है वो निकल जाएगा। इसका कंसंट्रेशन इस हिसाब से बनाते हैं कि जितना ब्लड में ज़रूरत है उतना इसमें भी रहेगा, तो वो चीज़ें इसमें नहीं आएंगी, और जितना जो फालतू चीज़ है ब्लड में एक्स्ट्रा है वो इसमें इस सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। बाद में इस सोल्यूशन को हम लोग निकाल लेते हैं बाहर और नया फ्रेश सोल्यूशन इसमें डालते जाते हैं, ठीक है। एक तरफ से फ्रेश सोल्यूशन डाल रहे हैं, एक तरफ से वेस्टेज वाला निकाल रहे हैं, इस तरह से पूरा एक साइकिलिंग चलती रहती है। तो बस अब सिंपल सी बात है, जो चीज़ किडनी कर सकती थी नहीं कर पा रही है वो इस मशीन के थ्रू हो रहा है, डायलिसिंग यूनिट के थ्रू हो रहा है, डायलिसिस मशीन के थ्रू हो रहा है। और बस इसमें ये जो हमारा ट्यूब्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ट्यूब्स हैं। तो इसमें क्या होगा, जिधर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उधर से सॉल्यूट पार्टिकल निकल करके दूसरी तरफ चले जाएंगे, और जिस चीज़ का होगा कंसंट्रेशन ज़्यादा वही चीज़ जाएगी। जिसका कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर है उसके जाने का कोई मतलब नहीं है। तो कंसंट्रेशन के हिसाब से मूवमेंट होगा, ठीक है। डिफ्यूजन कब होता है? जब कोई चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। अब इन सेमी परमेबल ट्यूब्स के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसंट्रेशन, यूरिया का कंसंट्रेशन, क्रिएटिनिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जबकि जो फ्लूइड अंदर मौजूद है उसमें तो कुछ है ही नहीं यूरिया या सीरम क्रिएटिनिन, तो अपने आप सब निकल जाएगा उसमें से। तो यही पूरा आपका प्रोसीजर है। और जो ये फिल्ट्रेशन होता है पूरे दिन में किडनी से होता है 180 लीटर डेली। आप देखे होंगे कि ज़्यादातर फिल्टर होकर के चला जाता है कहाँ पे, जैसे कि ये जो किडनी का आपने देखा स्ट्रक्चर, इसमें जब फिल्ट्रेशन होता है तो टोटल मतलब पहले जितना यूरिन हमारा बन रहा है, जितना इस कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है, उससे ज़्यादा यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। बाद में वो धीरे धीरे इधर रीअब्जॉर्ब हो जाता है,
तो अगर दिन भर का हम टोटल मिला लें एक आदमी का, तो 180 लीटर जो है कि फिल्ट्रेशन होता है, 180 लीटर। और बाद में उसमें से ज़्यादातर पोर्शन जो है 90% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो 180 लीटर पर डे होता है डिफ्यूजन के थ्रू फिल्ट्रेशन यहाँ पे। और यूरिन कितनी बनती है? 1.5 से 2 लीटर, 1.8 लीटर एवरेज मान लिया जाए, तो 10% ही यूरिन के रूप में आउटपुट होता है, 90% इसी ट्यूब में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये आप चीज ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि जितना फिल्ट्रेशन हो रहा है सब इसमें से निकल ही जाएगा, सब चला जाएगा यूरिन के रूप, ऐसा नहीं है। 180 लीटर डिफ्यूजन हो रहा है और यूरिन कितनी बन रही है? 1.8 लीटर, नियर अबाउट 1 से 2 लीटर यूरिन होती है दिन भर में, एवरेज एक वैल्यू है। तो इसका मतलब कि 90% रीएब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा सिस्टम है।